अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये बताया कि दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए। इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अमरीका ईरान के दरमियान एक मुख्तसर सा वक्फा आया था, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर हमलों की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले जो हैं वो कर रहे हैं। जबकि ईरान की जानिब से भी कुवैत में वाक़े अल-जाबिर नामी अमरीकी एयरबेस पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अमरीकी फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, उसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा जो निज़ाम है वो नकारा हो चुका है और छोटे सूबों पर काफ़ी हद तक बात हो रही है, जिस पर DG ISPR की जानिब से भी आज ये बात कही गई कि गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। तो अब इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है वो क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या तब्दीलियाँ जो है वो मुतवक्के हो सकती हैं आने वाले टाइम में, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल है और ऐसे में पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर रही हैं। पाकिस्तान में क्या इसका सारा मामला और पाकिस्तान किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, इस मामले को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी बंदरगाहों की अहमियत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। कई ममालिक की ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त भी की जा रही है कि मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं उस पर काम तेज़ी से किया जा रहा है। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदा होगा, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे DG ISPR की जानिब से आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस पर हम अपने मेहमान से पहले कमेंट लेंगे, फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जो आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DG ISPR की जानिब से? एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को वार्न भी किया गया है कि दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और ये भी बताया गया कि अभी कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो हो रहे हैं दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए। क्या समझते हैं फ़ौज की दहशतगर्दी के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब एंड इमरान, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नीड ऑफ द आवर थी, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत बहस चल रही थी कि बलूचिस्तान और आजकल खास तौर पे आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। और जिस तरह से हम सबको ये पता है कि मार्का हक के बाद जब इंडिया को ये एहसास हुआ कि वो एक कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अपने प्रॉक्सीज के साथ उसने पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में जो आज DG ISPR ने बहुत बेहतर तरीके से सबको ये समझाया कि बलूचिस्तान की एक तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी सोशल मीडिया पे बनाई जा रही है, और वो भी सोशल मीडिया पे वो लोग बना रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ज़्यादातर इंडियन सोशल मीडिया चैनल्स हैं। ये एक खास मकसद के तहत बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहां पाकिस्तान के जो हलीफ हैं वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हमारी जो CPEC है वो भी प्राइमरीली बलूचिस्तान से गुजरती है, और अगर बलूचिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव खबरें फैलेंगी तो लोगों की इन्वेस्टमेंट की जो चाहत है वो खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत प्लान तरीके से बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा जो है वो बलूचिस्तान के बारे में जो एक बात बहुत डिस्कस हुई खासतौर पे क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो ये थी कि क्या कहते हैं कि अब बलूचिस्तान के अंदर अगर मुल्क में खुशहाली आ रही है और फेडरल गवर्नमेंट इतना पैसा स्पेशली बलूचिस्तान को दे रही, तो वो पैसा नीचे तक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे। और मेरा ख्याल ये एक वो पॉइंट है जो बहुत सब लोगों के कंसर्न में है, और मेरा ख्याल अब कुछ इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बलूचिस्तान में की जाएंगी कि लोएस्ट लेवल। लेकिन ये भी तो उन्होंने कहा कि सरदार और एलीट तबका है बड़ी वजह बलूचिस्तान में मसाइल की। जी, और जो है ना, जब तक
मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट इन क्वेटा है वो अवाम के मसाइल को हल नहीं करेगी। हमें लोगों के जो का गुस्सा है या जो भी है उसको हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए या फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। सो मेरे लिए, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मीडिया वालों को बताया कि ये सारा कुछ जो है ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, और जो हमारी जो एक कोशिश है कि केपीके और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर हम एक हार्ड स्टेट रहें, वो एक रिजल्ट दे रही है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसी डगर के ऊपर आगे चलना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए अब अपने इंटरनल सिचुएशन को बेहतर करने के। एयर मार्शल सर ये फरमाइएगा कि अब थोड़ी सी बात अमेरिका ईरान की भी कर लें। ईरान ने जो 6 लड़ाका हथियारे मार गिराए हैं, तो सर आप अमेरिका के, तो आप क्या कहते हैं, अमेरिका ने अगरचे इससे इनकार किया लेकिन फिर उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी, तो इसको आप अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान समझते हैं? में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उसी के बाद, इस नुकसान के बाद अमेरिका ने अपने अटैक में एक पॉज लेकर आए हैं। इमरान साहब, अगर आप ये नोट फरमाएं कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर जो था उसके अंदर जो सक्सेस ऑफ जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स था वो तकरीबन 30 से 40% था। लेकिन ये जो सेकंड फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का है वो बहुत हाई है। और उसकी वजह ये है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं जो कि आयरन डोम के की शक्ल में बनाए गए थे इस पूरे इलाके में, हर मुल्क के अंदर, वो अब इंटरसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं या बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जो ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उनका सक्सेस रेट इंट्रूड करने का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से जॉर्डन में, जहां के अमेरिका ने अपनी ज्यादातर जहाजों को रखा हुआ था, क्योंकि गल्फ के अंदर वो बहुत बुरी तरह अटैक हुए थे, तो वो जरा दूर ले गए थे जॉर्डन में। और वहां लेकिन जॉर्डन का जो अल अजरक बेस है, इसके ऊपर जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल अटैक ईरानियों ने किया। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ नहीं तो एटलीस्ट 500 से 600 मिलियन डॉलर का नुकसान उधर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जब से ईरान को चीनी मिसाइल मिले हैं तो उससे ईरान की ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। क्या वाकई ऐसा है, चीनी मिसाइल जो हैं वही काम दिखा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दो चीजें गलत पैराए में समझी जा रही हैं। जिन मिसाइल्स की चाइना से आने की आजकल खबरें चल रही हैं, जो कि बोथ चाइना और पाकिस्तान ने जिनको निगेट किया है, वो बेसिकली मैन पैड्स हैं, या आप कहें कि शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं जहाजों को या किसी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को शूट करने के लिए, जिस इलाके को आप डिफेंड कर रहे होते हैं। सो इसका जो है ना अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक्चुअली सक्सेस ईरानी मिसाइल्स को मिल रही है वो ये मिल रही है कि एक तो उनकी टारगेटिंग बहुत अच्छी होगी, जिसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं से सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है जो कि सेंटीमीटर में टारगेट की पोजीशन को बताती है। यानी कि जनरली जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो 5 डिजिट में मिलते हैं। तो, लेकिन अगर आपके पास सॉरी इमरान साहब, अगर मैं 1 मिनट ले लूं आप। जी सर जी, तो इमरान साहब, अगर आपको 6 डिजिट कोऑर्डिनेट मिलना शुरू हो जाए तो आपकी टारगेटिंग बहुत प्रिसाइज हो जाती है। 1 नंबर 2, इससे पहले जो था ना, ईरान अपने नेविगेशन सिस्टम में, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का था, उसके अंदर जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा है कि अब वो जीपीएस सिस्टम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एक अमेरिकन सिस्टम है, और वो बेदू और ग्लासनॉस्ट सिस्टम इस्तेमाल करें। देर बाय उनके मिसाइल्स को यानी कि एयर डिफेंस वेपन से तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उनको नहीं रोका जा सकता। सो ये एक तरीके से मेरा ख्याल में कि ईरान जो है उसको चाइना और रूस जो है इस तरह की ये पैसिव सपोर्ट दे रहे हैं, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेकंड फेज में उनके मिसाइल्स जो है ना वो बहुत एक्यूरेटली हिट कर रहे हैं। सर राइटर और बहुत सारे दूसरे जो वेस्टर्न
मीडिया हाउसेस हैं वो तो सर ये दावा करते हैं यही कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो वो भी उन्हें सारी हेल्प चीन की तरफ से मिल रही है और मिसाइल भी चीन की तरफ से मिले हैं सर। जी बिल्कुल, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं मेरे ख्याल उनकी प्रोडक्शन तो ईरान के अंदर ही है, लेकिन उनके अंदर जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि मिसाइल को अपने हदफ की तरफ लेके जाता है, मेरे ख्याल वो जो सिस्टम है वो चाइनीज या रशियन है, और वो जो है इस वक्त मेरे ख्याल बहुत प्रिसाइजली हिट कर रहे हैं क्योंकि वो चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम ही से इनपुट लेके अपनी नेविगेशन कर। अच्छा एयर मार्शल साहब ये भी फरमाइएगा कि ज़राए इब्लाग और थिंक टैंक्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ईरान की जंग ने अमेरिका के मिसाइल के ज़खायर जो हैं उनको खाली कर दिया है। पेट्रियट ज़खायर 65% कम हो गए हैं, जबकि थार्ड भी सिर्फ उनके पास 278 जो हैं उससे भी कम रह गए हैं। बल्कि फॉरेन अफेयर्स तो सर ये कह रहा है कि ये फ़िज़ाई दिफाई कमी वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए, और CNN के मुताबिक अमेरिकी जंगी तैयारियां जो हैं वो शदीद दबाव में हैं। सर आप क्या समझते हैं, क्या ईरान ने वाकई ही अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया कि अमेरिका अब बेचारा चारों खाने चित नजर आता है? इसमें तो कोई शक नहीं है इमरान साहब कि ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है इसने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो बहुत सरप्राइजिंग है। जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं दुनिया के वो ये आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये बेसिकली आउटकम दो वजूहात की वजह से। एक तो ईरान के अंदर अमेरिकन बॉम्बिंग को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो थी ना, सबने अंडर एस्टिमेट की थी। इतनी सारी बॉम्बिंग के बाद भी जो है ना अमेरिका जो है वो ईरान को परेशान नहीं कर सका, वन। और जो नंबर 2 है वो ये है कि ये जो उसके पास ड्रोन्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि अब वो जो है जब भी ये मिसाइल्स या ड्रोन्स भेजता है तो उनको एक झुरमट की शेप में भेजता है, यानी कि 1 या 2 नहीं जाते बल्कि 10 से 20 ड्रोन्स जाएंगे। एक मिसाइल नहीं जाता, 4 से 5 मिसाइल्स एक साथ जाएंगे। सो अगर आप जो इंटरसेप्टर से इनको इंटरसेप्ट करने लगे तो आप जो है आपके सारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। और अगर आपको याद हो कि ऑलमोस्ट इस थिएटर के सारे इंटरसेप्टर्स इजराइल में, कुवैत में, कतर में और यूएई में ये ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे। तो जब फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था और इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था तो साउथ कोरिया से स्पेशली उनकी इन्वेंट्री के मिसाइल्स को इधर लाया गया था और इजराइल में उनको रखा गया था, जिसके ऊपर गल्फ कंट्रीज ने बड़ी एक तरीके से अनोइंस शो की थी कि जी कि आपने साउथ कोरिया से मिसाइल्स या इंटरसेप्टर्स मंगवाए हैं तो आपने इक्वली सारी कंट्रीज में क्यों नहीं शेयर किया, आपने सारे के सारे इजराइल को क्यों दे दिए। सो दिस ऑल्सो शोड कि अमेरिका के नजदीक इजराइल इंपॉर्टेंट है, गल्फ कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमेरिका का जितना नुकसान हो चुका है, अमेरिका का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से इमरान साहब ने भी अभी कुछ रिपोर्ट्स की बात की, तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल बुखलाहट का शिकार हैं। अभी कुछ खबरें हमें ये भी मिल रही हैं कि इसराइल कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानिब से बताया गया कि मिस्र की बंदरगाह पर 2 गैस बरदार जहाज़ों पर ड्रोन हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया गया है। यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसराइल इस वक्त कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अब उन्होंने ये भी कहा है कि होशियार रहना चाहिए बाकी ममालिक को भी। तो ईरानी वजीर खारिजा के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो है ना जो अब सेकंड फेज ऑफ वॉर है उसमें बेसिकली अमेरिका और इजराइल की कोशिश यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना फैलाया जाए और खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न कोलिशन का हिस्सा बन के ईरान के खिलाफ जंग करें। अगर उसके लिए उनको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं तो वो उससे भी नहीं हिचकिचाएंगे। इजराइल इज फेमस फॉर डूइंग सच अटैक्स, ठीक है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि 7 अक्टूबर का जो अटैक है वो भी फॉल्स फ्लैग था जो हमास के खिलाफ, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। सो अब हमें जो है क्या कहते हैं ये एक्सपेक्ट कर, अब मुसलमान कंट्रीज को मेरे नजदीक ज़ैनब साहिबा एक कदम पीछे लेके ये देखना चाहिए कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल की इस स्ट्रेटजी के अंदर मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो रही। देखिए, सेकेंड फेज ऑफ वॉर में एक के बजाय 2 थिएटर ऑफ वॉर्स बनाए गए थे और इजराइल ने जो
सेकंड थिएटर ऑफ वॉर है, जो कि मिडिल ईस्ट या आपके लेबनान था, उसके अंदर 4 ममालिक के अंदर अपनी जमीन को या अपने बॉर्डर्स को बढ़ाया है। ठीक है ना। सो अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस 4.5 महीने के कॉन्फ्लिक्ट का अगर कोई बेनिफिशियरी है कोई मुल्क, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। सो हमें मुसलमान ममालिक को अब एक कदम पीछे लेके सोचना चाहिए कि कहीं हमें एक दूसरे से लड़ाया तो नहीं जा रहा, और अगर लड़ाया जा रहा है तो हमें बजाय एक दूसरे के खिलाफ कोलिशन बनाने के, हमें चाहिए कि हम आपस में बैठें और एक रीजनल पैराडाइम या एक डिफेंस एग्रीमेंट करें, जिसमें हम एक दूसरे को ये अश्योरिटी दें कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई यानी कि हरकत नहीं करेंगे, अपनी जमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम इस इलाके में एक पीसफुल तरीके से रह सकेंगे। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पाकिस्तान इसी चीज को इस्लामाबाद MOU के थ्रू प्रीच कर रहा था। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि मिस्र के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी अमेरिका को काफ़ी सबक सिखाया। एक तो सर इस पे थोड़ी सी अपनी राय दे दें। दूसरा ये कि इतनी तबाही के बाद अमेरिका अब सीरियसली ज़मीनी हमले के बारे में सोच रहा है। क्या आप समझते हैं कि इतने नुकसान के बाद अमेरिका ये रिस्क लेगा? देखिए, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो खासतौर पे कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक्स ईरान ने किए थे, और वो प्राइमरीली इसलिए किए थे इमरान साहब के वहाँ के जो अमेरिकन बेसिस थे वहाँ से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो रहे थे, और वो ईरान के सदर्न कोस्ट के ऊपर जितनी उनकी कोस्टल इंस्टॉलेशंस थी उनको हिट कर रहे थे। सो एज पर द इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ईरान उनको एक लेजिटिमेट टारगेट समझते हुए उनको अटैक कर रहा था। ईरान ने अभी भी सिवाय मेरे ख्याल कुवैत में जहां उन्होंने एक डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया है, उन्होंने अभी तक किसी प्राइवेट आप कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक टारगेट को हिट नहीं किया इन दोनों कंट्रीज के अंदर, और सिर्फ अमेरिकन टारगेट्स को हिट किए। सो मेरे ख्याल में जिस तरह जॉर्डन में इरानियंस हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन द सेकंड फेज, इसी तरह वो क्या कहते हैं कुवैत और बहरीन में बहुत सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से आप देखें कि पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने ऑलमोस्ट सारे बेसिस जो उसके थे गल्फ के अंदर उनको खाली कर दिए। नाउ कमिंग ओवर टू योर सेकंड क्वेश्चन के जिसमें क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक चीज ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। ये एक वाहिद जंग है इमरान साहब जो कि क्या कहते हैं अमेरिका में शुरू ही से अनपॉपुलर वॉर है, और अभी जो लेटेस्ट सर्वे CNN ने किया है उसके हिसाब से हर 4 में से 3 अमेरिकन जो हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं। सो मेरे ख्याल में विद द मिड टर्म इलेक्शंस इन नवंबर प्रेसिडेंट ट्रंप ये रिस्क कभी नहीं लेंगे कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने अभी रीजनल इत्तेहाद की बात की, तो सऊदी अरब ने 13 ममालिक के साथ मिल के जो नया इत्तेहाद कायम किया है कि बहरी जहाज़ों पर जो हौसी हमलों के ख़तरात हैं उनको कम किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आलमी बहरी तिजारत को इस इत्तेहाद के बाद महफूज बनाया जा सकेगा? और पाकिस्तान भी क्योंकि उसका हिस्सा है, तो आप समझते हैं कि इसके अलावा भी, इस मकसद के अलावा भी इस इत्तेहाद को जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या एक्सपेंड किया जाएगा? देखिए इमरान साहब, ये जो इत्तेहाद बना है ये बेसिकली उसका एक उस इत्तेहाद का छोटा हिस्सा है जो 43 कंट्रीज का एक बना था 2015 में सऊदी अरेबिया के अंदर। मेरे ख्याल में देखिए बजोरे ताकत ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है, और ना ही बजोरे ताकत अगर बाबुल मंदब बंद हो गया तो उसको खुलवाया जा सकता है, क्योंकि बाबुल मंदब तो और जिसको कहते हैं ना वो पतली स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो 3 लाइंस में जहाज अंदर या बाहर जा सकते हैं। बाबुल मंदब में तो सिर्फ 2 लाइंस में जहाज अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ रोकना जहाजों को ज्यादा आसान है। आप माइन कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, अगर एक जहाज को भी उधर आग लगा दें तो बाकी सारे जहाजों की मूवमेंट रुक जाएगी। तो आंसर लाए करता है सिर्फ एक रीजनल सोल्यूशन में।
अब यहाँ के इन सब इलाकों के जो ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के खास तौर पे और गल्फ के, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत इतनी नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, या अगर बाबुल मंदब बंद होगी तो उसको खुलवा सके। अगर एक कोई चीज जिसकी वजह से ये सारे दोनों स्ट्रेट्स पहले भी खुली हुई थी, वो ये था कि आप सब लोग आपस में बैठे एक अच्छे तरीके से बात करें, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाएं, और क्या कहते हैं एक रीजनल सोल्यूशन फाइंड करें। और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है, उसको ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल सर, रीजनल सोल्यूशन पर तो काम किया जा रहा है। इवन सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात भी हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी पैगाम भी अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया गया। तो क्या लगता है, क्या पैगाम ये हो सकता है? इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर कोई रायजनी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है ज़ैनब साहिबा इस चीज के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में जो MBS हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना एक सेंसिबल शख्स हैं, और वो बहुत प्रेगमेटिक हैं। वो जो है ना आइडियलिस्टिक नहीं है कि वो इस तरह के फैसले करें कि जिनकी जमीनी हकायक के ऊपर जो मबनी ना हो। मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को यही समझाया होगा कि जी कि आप लोग जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाए, और मैं समझता हूं कि आप जो है ना हम लोगों को मौका दें कि हम एक सोल्यूशन आपस में बैठ के ढूंढ लें। और अगर आपको याद हो ज़ैनब साहिबा, जो क्लॉज 5 था इस्लामाबाद MOU का, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई कि ये ईरान को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ओमान और गल्फ स्टेट्स के साथ मिलके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक सोल्यूशन बनाए ताकि जो ट्रैफिक है वो दोबारा प्री 28 फरवरी हो सके। इसके अलावा ज़ैनब साहिबा मेरा ख्याल है कि जितने सेन ममालिक हैं उनको ये समझ में आ गया है कि ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ना ही स्ट्रेट ऑफ जो बाबुल मंदब है वो खुल सकती है बजोरे ताकत। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सर पाकिस्तान तो इनको जो है ना खोलने के लिए आपको आपस में एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और यही एक वाहिद तरीका है। सर पाकिस्तान ने तो हौसी बागियों पर ये वाज़ेह कर दिया कि बाबुल मंदब जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की रेड लाइन है। तो क्या आप समझते हैं कि बागी जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से भी कुछ वहाँ पे एहतियात करेंगे या सबक सीखेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में वो जो एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें सना का एयरपोर्ट पहले अटैक हुआ, उस जहाज को, एक जहाज जो यमनी डेलीगेशन को लेकर आ रहा था तेहरान से, उसको लैंड नहीं करने दिया गया, और बाद में फिर हुतियों ने उस एक्शन के ऊपर रिटेलिएट किया। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली ना हुतीस कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही सऊदी अरेबिया ने दोबारा हुतीस के ऊपर अटैक किया है। बाबुल मंदब में एक मरतबा एक शिप को रोका गया था, और उसके बाद से अगर आप देखें तो अभी कल ही की खबर है कि एक सऊदी शिप यानी कि ऑयल लेके चाइना की तरफ रवाना हो गई है। पाकिस्तान की भी 1 या 2 शिप्स वहां से गुजर चुकी हैं। मेरे ख्याल में सेंस इज प्रिवेलिंग। अगर मुसलमान जो हैं वो आपस में झगड़ा ना करें तो इस इलाके के मसाइल को हल करना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर क्या कहते हैं आपस में बातचीत की जाए तो देखिए ना, कई दहाइयों से बाबुल मंदब भी खुला हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुली हुई थी। तो अगर पहले खुली हुई थी तो अब भी खुल सकती हैं। अगर ये मुमालिक जो है एक दूसरे के कंसर्न्स के बारे में सकती है। बिल्कुल करेक्ट बात। अगर तमाम मुमालिक जो हैं मिलकर इस पर बात करें और इस मामले को बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने, नून लीग कुर्बानी देगी, इस पर बात करेंगे। Stay with us.
वेलकम बैक नाज़रीन। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुड गवर्नेंस पर बात की, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उन पर बात की गई। और इस वक्त सियासी पार्टीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो मिल रही हैं और एक हलचल सा माहौल जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन इस तमाम तर मामले पर बात करने से पहले हम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम के बारे में कुछ कहा है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। ये मुल्क इसी हालत में रहेगा, आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शन कर लें, जितनी मर्जी दफा इकट्ठे हो, एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निजाम भी ठीक कर लें। इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब ने जो मौजूदा निज़ाम पर बात की है, क्या आपको भी यही लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया? आपको नहीं लगता? मुझे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन आपकी अपनी राय गुजारिश ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू कल की है, अगर आप उनके चेहरे के तासुरात देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने अपने दिल से ये बात कर रहे थे। ठीक है, उनके चेहरे से वो कर्ब नज़र आ रहा था जो वाकई महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक है कि देखिए कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती, हरफ आखिरी नहीं होती। सही बात। लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि अगर सूबे बन जाएंगे छोटे तो कोई तूफान आ जाएगा? मुझे आप ये बताएं कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो आप देख रहे हैं 2 महीने पहले चीज़ें कहनी शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि जुलाई के एंड में आपको चीज़ें बदलती नज़र आ जाएंगी, इस हुकूमत का सवाल शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत का सवाल शुरू हो गया है, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब की बातें सच साबित हो रही हैं, वो चीज़ें देख लें उसी तरफ जा रही हैं। हाँ। मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो जरदारी साहब उनको अपना मुंह बोला बेटा भी कहते हैं। प्रेसिडेंट सदर आसिफ जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के भी आपको पता है कि करतर धरता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मोहसिन नकवी साहब के मुंह से ये बात सुनना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब है अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है तो बड़ा सोच के उन्होंने ये कहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखें कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है मोहसिन नकवी साहब ने कि आप हमारा साथ दें। अब मामला ये है कि अवाम जो है, अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं? एक गरीब आदमी का मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ, केपी में क्या हो रहा है, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख्वारिज आपके पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, कई ऐसे मामला जो हैं, जो चैलेंजेस हमारा मुल्क जो है उसका शिकार है, और उस पर आज डीजी आईएसपीआर ने भी काफ़ी खुलकर बात की है। और जब मोहसिन नकवी के हवाले से उनसे बात की गई तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस पर उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा, एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इमरान साहब से मज़ीद बात भी करते हैं इस पर। गुड गवर्नेंस इज़ की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, इवन दोज हु हैव बीन प्रीवियसली इन पावर एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स दिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बट द आंसर लाइज, इट हैज टू बी डन एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan.
इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब के यहाँ DGISPR का जो एक मेन नुक्ता था वो यही था, छोटे सूबे छोटे यूनिट्स। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ये जो मुझे सारी गुफ्तगू में बड़ी खुश आइंद बात लग रही है ना, वो ये है कि सियासत का जो मौक़िफ़ है वही रियासत का मौक़िफ़ है। बिल्कुल, ये बड़ा कम होता है। आम तौर पे सियासत और रियासत एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मौजू पे आप देखें, इससे मैं आपको आसानी के लिए, अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए बताना चाहूँगा कि हम गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं। बेसिकली गुड गवर्नेंस होती क्या है? गुड गवर्नेंस की अगर आप तारीफ देखें तो वो यही है ना कि अच्छी हुकूमत हो या उसके अलावा अच्छी हिकमत अमली हो, जिसमें क्या हो कि ऐसा शफाफ, मुनसिफाना और मौसर इंतज़ामी निज़ाम हो जहाँ कानून की बालादस्ती हो, ठीक, जहाँ फैसले जो हैं वो अवामी फलाह के लिए कीजिए और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अब मुझे ये बताएं, कौन बदनसीब होगा जो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं चाहेगा? पाकिस्तान में अगर वाकई ही गुड गवर्नेंस हो जाए तो पाकिस्तान तो वैसे ही जन्नत बन जाए। बिल्कुल। अब आगे आपकी बात छोटे सूबों, हाँ, मामला ये है कि आज ही DGISPR ने जो बात की कि जब 1971-72 की आप बात करते हैं, उस वक्त आबादी कितनी थी, आज उससे कितनी बढ़ चुकी है। वो 25 करोड़ कहते हैं, हालांकि सेंसस अगर प्रॉपर हो तो इससे भी कहीं ज़्यादा आबादी हो चुकी है, लेकिन आप 25 करोड़ भी मान लें तो आप ये देखें कि वो कहते हैं जी 4 गुना आबादी हो गई। अब एक बंदे को काम है अटक की तहसील खजरों में, उस बेचारे को आना पड़ता है लाहौर। एक बंदे को काम है डैरकी में, उसको काम करवाने के लिए जाना पड़ता है कराची। बिल्कुल, छोटे छोटे मामला जिनके लिए छोटे सूबे बनना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। में काम है, उसे आना पड़ता है कोयटा। लेकिन इमरान साहब, अब तो फिर इसका मतलब है कि छोटे सूबे तो फिर 28वीं आईनी तरमीम के तहत बनने थे, तो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है फिर? बिल्कुल आएगी। और मैं आपसे अर्ज करूं, छोटे सूबे बनने चाहिए, जो छोटे सूबों से लोगों के मसाइल हल होंगे, अब इंतजामी सूरत हाल बेहतर होगी, और सबसे अच्छी बात, अच्छी लीडरशिप सामने आएगी। मकामी सतह पे जब लोगों के काम होंगे, लोग सामने आएंगे, अच्छी लीडरशिप सामने आएगी, कंपटीशन होगा, मुकाबले की फिजा होगी, आपके लिए भी मौका बनेगा। आप भी कल को पता चले कि सूबा लाहौर की मिनिस्टर है। बस आपकी दुआएं हुई तो ज़रूर होगा। इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई है, उसमें हम सुनने में आ रहा है कि बहुत अहम गुफ्तगू रही, और उस पर बताइएगा कि क्या अहवाल था, उस बारे में आपकी क्या राय है और आपको कोई आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं? देखिए, बात ये है कि जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, उनसे, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अगर ये आज सारी बात कर रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब बायक वक्त एक ऐसी शख्सियत हैं जो जरदारी साहब के भी इंतहाई करीब थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून से और फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से भी उनके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जरदारी साहब से बात की है, उसमें उसी बात पे कायल करने की कोशिश की है कि मुल्क के लिए इस वक्त बेहतर ये है कि मुल्क यहाँ चला गया है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से देखें बैनुल अक़वामी सतह पे हमें बड़ी पजीराई मिली है। मैं तो ख़ास तौर पे वैसे यहाँ पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को भी बड़ा क्रेडिट दूंगा। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, उसने मुल्क को, आप देखें कि उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। डिप्लोमेसी आपकी बड़ी बेहतर हुई है, आपके रवाबित अच्छे हुए हैं, चीन हो, अमेरिका हो, गल्फ हो, हर जगह पे आपके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इमेज बेहतर हुआ है, लोग आपके साथ हैं। इमरान साहब, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी इसकी हिमायत कर रहे हैं छोटे सूबों की, तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से बात की जा रही है कराची गवादर को सूबों की बजाय वफाक का हिस्सा होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की, क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी को मनाना आसान होगा इसमें? देखिए, इशू पीपल्स पार्टी MQM का नहीं है, आपने जमातों को देखना है या मुल्क को? नहीं, हम तो मुल्क देखना चाहते हैं, लेकिन सियासी पार्टीज तो अब इशू यही है ना कि आप अपनी पार्टियों को खुश करने के लिए अगर फैसले करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब अगर इतने बड़े फैसले आप कर रहे हैं तो फिर आपको मेरिट पे फैसला करना चाहिए, फिर आपको जो ये समझिए कि मुल्क, इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं कमरे में और आपस में तय करें। आपको पता, जब ये आइन बना था 1973 का,
उस वक्त सियासी जमातों के जितने सरबराह थे वो सब बैठे थे और कितने दिन तक बैठे थे और कितनी बैठकों के बाद वो सारी चीजें फाइनल हुई थी। अब भी अगर ये सारे इकट्ठे बैठ जाएं तो कोई ना कोई अच्छी चीज, अच्छा हल निकल आएगा और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा हल जरूर निकलना चाहिए। वफाक मजबूत होगा तो सूबे मजबूत होंगे। बिल्कुल, और वफाक तभी मजबूत होगा जब तमाम तर सियासी पार्टीज या सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर होंगी। इमरान साहब, इस पर मजीद भी हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और चीन ने गवादर अफ्रीका कॉरिडोर के लिए 5 साला मंसूबा मुतारिफ करा दिया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। ये भी खदशा पैदा होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पाकिस्तान को इस खदशे से बचाया जा सके? डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह से आलमी तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल में अगर हम तफरीक कर लें, और वो इसलिए कि पेट्रोल से चलती है गाड़ी, पेट्रोल से चलता है मोटरसाइकिल, लेकिन डीजल से पूरा मुल्क चलता है। डीजल ट्रक में भी आता है, बसेस में भी जाना है, वो जनरेटर्स में भी जाएगा, वो फार्म ट्यूबवेल्स में भी जाएगा। तो मेन इम्पोर्टेंट जो इसके यहाँ पे महंगाई का जो ड्राइवर बन सकता है वो डीजल होता है। अब दो चीज़ें बड़ी अजीब सी सामने आती हैं। अगर पिछले 2 हफ्ते में आप देख लें, जुलाई की 16 तारीख से जुलाई की 31 तारीख तक पाकिस्तान में पहले जुलाई की 16 तारीख को कीमत थी कोई 323 रुपए फी लीटर और अब चल रही है 393। लगभग 22% का इजाफा आया है सिर्फ पिछले 2 हफ्तों के पीरियड के दौरान। बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं आया, भारत में कोई इजाफा नहीं आया, श्रीलंका में कोई इजाफा नहीं आया, नेपाल में कोई इजाफा नहीं आया। बांग्लादेश में इजाफा आया है सिर्फ 1.4% और पाकिस्तान में 22% के करीब। एक तो इतनी तेजी से जो कीमतें डीजल के ऊपर जा रही हैं, इस खित्ते में ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा। दूसरा ये कि इस वक्त इस खित्ते में डीजल की कीमत जहाँ तक उसका ताल्लुक है वो सबसे महंगी तरीन कीमत हो गई है इस खित्ते के अंदर। तो एक तो डिस्टिंक्टली ये नज़र आता है कि ये हमारा पाकिस्तान का एक ऐसा सिस्टम है जो इस खित्ते की सबसे बड़ी, इस खित्ते का सबसे महंगा डीजल सप्लाई करता है। इस खित्ते की सबसे बड़ी चीनी भी पाकिस्तान के अंदर है, सबसे महंगी चीनी पाकिस्तान के अंदर है, सबसे महंगा आटा इस मुल्क के अंदर है, इस खित्ते के सबसे महंगी बिजली जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये एक सिस्टम है जिसका शायद मोहसिन नकवी साहब कल जिक्र कर रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर गया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसका मतलब तो ये हुआ जो जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, तो फिर मामला तो यही है कि जैसे आपने खुद फरमाया कि सिस्टम तो लगता है जैसे कोलैप्स कर गया, लेकिन सर इसका हल क्या है? अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि ये सारा मामला जो है इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पिछले 50 सालों में 20 वज़राए आज़म आए। जब भी बात होती है कि मामला ठीक नहीं जा रहा है, महंगाई बहुत हो रही है, तो हुकूमत तब्दील करने की बात आ जाती है, कैबिनेट रीशफल की बात आ जाती है। ये मेरे नज़दीक, मेरी मेमोरी में पहली दफ़ा है कि सिस्टम को बदलने की बात की जा रही। अच्छा सर माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने की। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ सर हमें बार बार ये खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं कि जी नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, सिंध में कुआं निकल आया है, बलूचिस्तान में निकल आया है। तो ये सर ये पेट्रोल के कुएं जो अनाउंस किए जाते हैं वो हमें नज़र क्यों नहीं आते? हमें उससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? क्या वाकई कुछ हो रहा है? जी, 2 मुख्तलिफ इशूज़ आपने उठाए हैं कि उनका फ़ायदा क्यों नहीं होता और क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो आप
हकीकतन ज़मीनी हकीकत के हवाले से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक नौजवान आबादी है, जौहरी ताकत हमारे पास मौजूद है, एक मजबूत फौज है, जोग्राफिया बहुत क्रिटिकल है, चारों तरफ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, चीन की शराकत मौजूद है, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है, खलीजी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, रिकोडेक हमारे सामने है, ग्वादर एग्जिस्ट करता है, आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़े चली जा रही हैं। JF-17 के जो एक्चुअल ऑर्डर्स हमारे सामने आ गए हैं वो एक हकीकत है। इलाकाई तिजारत में कितना इजाफा किया जा सकता है, मादनी वसाइल कायम है। जिस चीज की कमी नजर आती है वो एक कौमी सिमत है। ये वो जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी वो एक्चुअली आपको नजर आती हैं, वो जमीनी हकाइक हैं। एक कौमी सिमत नजर नहीं आती। यहाँ पे आप सोचिए कि सियासत जो है एक उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती है, एक वसाइल के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, एक जो मुल्की सिमत है वो हर पार्टी हर सूबा एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होता है। इदारे से लड़ रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है, समत का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये भी हमें खबर आई कि 21 कंपनियों और 3 ममालिक ने गवादर बंदरगाह से ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त की है। क्या लगता है आपको इस दरख्वास्त को खित्ते में पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत में इजाफे के तनाजुर में किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गवादर का ताल्लुक है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आप खबर दे रही हैं वो इस चीज़ की गवाही देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो गया। कुछ एक हफ्ते पहले वहाँ पे बहुत बड़ा बहरी जहाज जो है वो लोड हुआ है, उसमें जो है वो फ्यूल भरा गया है, जिसका मतलब ये है कि अब सर्विसेज का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। सर्विसेज के आप सोचिए कि वहाँ पे कोई 2500 टन फ्यूल भरा गया और उस एक सर्विस का जो मालियत है वो तकरीबन $2 मिलियन की बनती। आप सोचिए कि अगर साल के 100 जहाज वैसे खड़े हो जाएं तो वहाँ पे कोई $200 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो खड़ा हो जाएगा। सिंगापुर का इस वक्त तकरीबन जो सर्विसेज का रेवेन्यू है उसकी बंदरगाह से वो कोई $45 बिलियन का बनता है। आप सोचिए, ये अपॉर्चुनिटी का गैप है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सिंगापुर का मुकाबला कल से शुरू कर देंगे, मैं सिर्फ ये सामने रख रहा हूँ कि पोटेंशियल कितना है। सर आपने पोटेंशियल की बात की, तो सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और चीन ने ग्वादर अफ्रीका कॉरिडोर के लिए जो 5 साला मंसूबा सर मुतारिफ करवाया, क्या आप समझते हैं कि अब इससे यहाँ पे वाकई ही अब तरक्की होगी और दुबई की छुट्टी होने वाली है? पाकिस्तान में ये ग्वादर पोर्ट जो है ये अब उभर के सामने आएगा सर? देखिए, 2-4 बातें आपने कही हैं। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि दुबई की छुट्टी होने वाली है। कतन ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती कि दुबई की छुट्टी होने वाली। मुझे नज़र नहीं आता कि अगले कुछ महीनों में ग्वादर जो है वो दुबई के सामने खड़ा हो जाएगा और वहाँ पहुँच जाए। ये सालों की बात है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं, जो खलीजी ममालिक हैं वो बहुत बड़ा एक ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के अंदर कायम करने की बातचीत हो रही, उसके कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस किस्म की जो शराकतदारी वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार जो है जो इतना लंबा कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, वहाँ पे लगभग 108 अरब बैरल जो है वो ज़ेर ज़मीन तेल पड़ा है। वहाँ पे कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो गैस पड़ी है। आप सोचिए कि वो इतने बड़े ज़खायर हैं और उन ज़खायर को जो सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले हैं वो चीन है और वो भारत है। और जोग्राफिया ऐसा है कि उन ज़खायर और इस्तेमाल करने वालों के बीच में पाकिस्तान है। तो आप अंदाजा सारे ज़खायर जो हैं, जो ट्रिलियन ज़खायर हैं, ये इवेंचुअली पाकिस्तान से गुजर के जाने, चाहे वो गैस की पाइपलाइंस हों, चाहे वो जाल बिछाया जाए तेल की पाइपलाइंस का, क्योंकि ज़खायर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे है
और जो इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने काज़ाख्स्तान को जो 3 बड़ी बंदरगाहें हैं, कराची की, पोर्ट कासिम और ग्वादर तक रसाई देने का जो पेशकश की है, सर आप क्या समझते हैं कि इससे वाकई ही जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके साथ पाकिस्तान का जो तजारती ताल्लुक है मजबूत होगा, हमें फ़ायदा होगा सर? जी, यहाँ पे बात हो रही है इत्तेहादी बंदरगाहों की, ताकि दूसरी बंदरगाहों के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो बनाया जाए और मिल के काम किया जाए। मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ग्वादर पोर्ट ने या कराची पोर्ट ने या पोर्ट कासिम ने कहीं मुकाबला करना है दूसरी बंदरगाहों के साथ। बहुत सारी दुनिया की बंदरगाहें हैं जो इस वक्त उनके रेट बहुत कंपैरेटिव है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान की बंदरगाहों को भी बहुत सारा सफ़र जो है वो तय करना है। हमें कंपटीशन उनके साथ जो है वो बढ़ाना है। हमें जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो दुबई की बंदरगाह हो, सिंगापुर की बंदरगाह हो, वो बहुत आगे हैं हमारी बंदरगाहों से। तो अभी आधी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की बंदरगाहों को रेट कम करने हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहों को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, पाकिस्तान की बंदरगाहों को जो रोटेशन का पीरियड है उसको कम करना है। ठीक है, मुख्तलिफ पहलुओं में काम करना ज़रूरी है ताकि बंदरगाहों के ज़रिए तिजारती रास्ता जो है वो मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।